आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने भारत के पूरे लीगल सिस्टम को, उसकी नींव को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है प्रियदर्शनी मट्टू की। और ये सिर्फ एक खौफनाक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये न्याय के लिए एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल लड़ाई की दास्तान है। एक ऐसी लड़ाई जिसने हमारे सिस्टम की कमियों को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले बयान से होती है। ये बयान किसी और का नहीं, बल्कि ट्रायल कोर्ट के जज का है। सोचिए, जज साहब कहते हैं, मुझे पता है कि वही व्यक्ति है जिसने ये अपराध किया है। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने इंडियन जस्टिस सिस्टम के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिस पर आज भी बहस होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जानने के बावजूद कि मुजरिम कौन है, जज को उसे बरी करना पड़ा। इस एक फैसले ने ना पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हमारे जस्टिस सिस्टम पर वो सवाल खड़े किए जिनके जवाब आज तक खोजे जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। आखिर ये हुआ कैसे? एक कातिल जिसके बारे में सब जानते थे, वो कानून की गिरफ्त से आजाद कैसे घूम सकता था? चलिए, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान के बारे में जानना जरूरी है जिसके साथ ये सब हुआ। प्रियदर्शनी मट्टू। तो कौन थी प्रियदर्शनी मट्टू? वो 25 साल की एक लॉ स्टूडेंट थीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थीं। वो मूल रूप से श्रीनगर, कश्मीर की थीं, लेकिन उस वक्त कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद की वजह से उनका परिवार जम्मू शिफ्ट हो गया था। वो दिल्ली आई थीं अपने सपनों को पूरा करने, एक अच्छी वकील बनने। लेकिन उन्हें शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी की खतरनाक नज़र उन पर थी। देखिए, ये जो हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे सालों के उत्पीड़न, मतलब हैरेसमेंट की एक लंबी कहानी थी। संतोष कुमार सिंह, जो कॉलेज में उनका सीनियर था, वो उन्हें लगातार स्टॉक कर रहा था, परेशान कर रहा था। प्रियदर्शनी ने हिम्मत भी दिखाई। उन्होंने 1995 में उसके खिलाफ कई बार पुलिस में एफआईआर भी लिखवाई। कुछ वक्त के लिए तो उन्हें एक पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर तक दिया गया, लेकिन संतोष रुका नहीं। और फिर आई वो तारीख, 23 जनवरी 1996। उस दिन संतोष उनके चाचा के घर में घुस गया, जहां वो रहती थीं, और वहां उसने जो किया वो बेहद क्रूर था। प्रियदर्शनी का रेप किया गया, एक हेलमेट से उन पर 14 बार हमला किया गया, और फिर गला घोटकर उनकी जान ले ली गई। अब देखिए, जुर्म साफ था, मुजरिम कौन है ये भी लगभग सबको पता था। लेकिन जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो यहीं से न्याय की पूरी गाड़ी पटरी से उतरने लगी। ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो था बेनिफिट ऑफ द डाउट के आधार पर बरी करना। अब ये संदेह का लाभ होता क्या है? ये कानून का एक सिद्धांत है कि अगर किसी का जुर्म बिना किसी शक के साबित न हो पाए तो आरोपी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस केस में इस सिद्धांत का इस्तेमाल एक तरह से न्याय की खिल्ली उड़ाने जैसा था। तो सवाल ये है कि इतना सीधा साधा केस आखिर कोर्ट में जाकर बिखर कैसे गया? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब खुद जज साहब ने अपने फैसले में दिया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि पुलिस ने जानबूझकर केस को खराब किया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आरोपी के पिता वो खुद एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, एक आईजी। जज ने ये तक कहा कि एक इंस्पेक्टर ने तो झूठे सबूत बनाए। जो सबसे अहम गवाह था, घर का नौकर, उसे पुलिस ने कोर्ट में पेश ही नहीं किया। और तो और सीबीआई, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, उस पर भी डीएनए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। मतलब सिस्टम के हर लेवल पर, हर जगह एक पूरी तरह से विफलता थी। अब जाहिर है, जब ऐसा फैसला आएगा तो क्या होगा? पूरे देश में गुस्सा था, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, मीडिया ने इस केस को उठाया, और इसी दबाव के चलते ये केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। सिर्फ 42, ये नंबर इस केस में बहुत अहम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अर्जेंसी को समझा और डे टू डे हियरिंग की, मतलब रोजाना सुनवाई। ऐसा हमारे कोर्ट्स में बहुत कम होता है। और सिर्फ 42 दिन के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया। तो दोनों कोर्ट्स के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ट्रायल कोर्ट थी जिसने 1999 में सबूतों से छेड़छाड़ का हवाला देकर आरोपी को बरी कर दिया था, और दूसरी तरफ थी हाई कोर्ट जिसने 2006 में उसी फैसले को न्याय की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का रवैया परवर्स था, मतलब विकृत था।
और आखिरकार 17 अक्टूबर 2006 को पूरे 10 साल के लंबे दर्दनाक इंतजार के बाद न्याय हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने संतोष कुमार सिंह को रेप और मर्डर दोनों का दोषी ठहराया। तो मुजरिम तो साबित हो गया, लेकिन अब सवाल था सजा का। और ये इस लंबी कानूनी लड़ाई का आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव था। इस केस की पूरी लीगल जर्नी को अगर देखें तो वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। देखिए, 1999 में ट्रायल कोर्ट ने बरी किया, फिर 2000 में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, 2006 में हाईकोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई, और फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो दोषी तो है, लेकिन मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, और यहाँ आकर ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। और ये केस सिर्फ एक लड़की के मर्डर का केस नहीं था, यह हमारे समाज के लिए एक आईना था। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 में अपने फैसले में कहा था, इस एक हरकत ने पूरे समाज में खौफ की लहरें पैदा कर दी और ये दिखाया कि इस तरह के इंसान के सामने एक आम नागरिक कितना असुरक्षित महसूस कर सकता है। तो प्रियदर्शिनी मट्टू का केस हमें क्या सिखाता है? एक तरफ तो ये हमारे जस्टिस सिस्टम की बहुत गहरी खामियों को दिखाता है कि कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये उम्मीद भी जगाता है। ये दिखाता है कि जब लोग, मीडिया और न्यायपालिका में कुछ साहसी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो न्याय मिल सकता है, चाहे देर से ही सही। ये केस आज भी एक रिमाइंडर है कि न्याय हमारा हक है, लेकिन कई बार उसके लिए लड़ना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। तो सवाल यही है कि न्याय के लिए ये लड़ाई हमें आज क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा।